नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा विषय है सामाजिक क्रिया के प्रारूप। सामाजिक क्रिया के विभिन्न प्रारूप हैं। सबसे पहले है संस्थागत प्रारूप। इस प्रारूप के अंतर्गत सामाजिक क्रिया बिना किसी सहभागिता के आधार पर कार्य करती है, क्योंकि किसी भी राष्ट्र का परम कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों को एक सौहार्दपूर्ण माहौल तथा कल्याणकारी योजनाएं प्रदान करें, जिससे उसके नागरिक एक उच्च जीवन यापन कर सकें। वास्तव में इस प्रकार के प्रारूप में सामान्य रूप से राज्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जन सहभागिता के साथ अथवा जन सहभागिता के बिना जन कल्याण हेतु कदम उठाता है। इस प्रारूप के अधीन संसद अथवा विधानमंडल कोई कानून बनाता है और उसी के अनुरूप कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जाता है। संस्थागत सामाजिक प्रारूप। संस्थागत सामाजिक प्रारूप ऐसा प्रारूप है जो ऐच्छिक रूप से कार्य करने वाली संस्थाएं अपनाती है। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि कोई भी ऐच्छिक संस्था समाज के उत्थान के लिए कार्य करती है तथा वह चाहती है कि समाज अग्रतर वृद्धि करे। इस हेतु वह किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था से या तो अनुदान लेकर कार्य करती है अथवा बिना अनुदान के भी कार्य करती है, जिससे समाज की समस्याएं दूर होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब गैर सरकारी संस्थाएं अनुदान प्राप्त करते हुए या अनुदान के बिना जनहित में कार्यक्रम आयोजित करती है तो उसे संस्थागत सामाजिक प्रारूप कहते हैं। जन समर्थन धीरे धीरे बढ़ने लगता है। प्रारंभ में संस्था लोगों के लिए कदम उठाती है, लेकिन कालांतर में जन समुदाय स्वयं उसे अपना लेता है। संस्थागत प्रारूप, संस्थागत सामाजिक प्रारूप, सामाजिक संस्थागत प्रारूप, सर्वमान्य आंदोलनात्मक प्रारूप, गांधीवादी प्रारूप, अहिंसात्मक उग्रवादी परंपरा प्रारूप, सभ्य अहिंसात्मक परंपरा प्रारूप, नागरिकों के संरचनात्मक कार्य का प्रारूप। सामाजिक संस्थागत प्रारूप। सामाजिक संस्थागत प्रारूप वास्तव में लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित होता है। ऐसा इसलिए कि समाज के लोग अपनी समस्याओं का निवारण एवं नियंत्रण स्वयं करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार की सामाजिक क्रिया में सामाजिक सहभागिता अत्यंत आवश्यक होती है, क्योंकि कोई भी सामाजिक लक्ष्य जो सामाजिक समस्याओं से जुड़ा हुआ हो तब तक प्राप्त नहीं हो सकता जब तक कि समाज के लोग जमीनी स्तर पर एक साथ एकत्रित होकर कार्य न करें। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस प्रारूप के अंतर्गत नागरिक, स्वयं सहायता समूह तथा विशिष्ट जन अपने कल्याण के लिए सामाजिक क्रिया करते हैं। धीरे धीरे वे औपचारिक समूहों तथा संस्थाओं का सहयोग प्राप्त करते हैं। सर्वमान्य आंदोलनात्मक प्रारूप। सर्वमान्य आंदोलनात्मक प्रारूप एक ऐसा प्रारूप है जिसे आदर्श प्रारूप कहा जाता है तथा ये प्रारूप लोगों को आत्मविश्वास के साथ समस्याओं से लड़ने की प्रेरणा देता है। इस प्रकार के प्रारूप में जब समस्याओं से त्रस्त हो जाते हैं तो एक मंच पर एक साथ एकत्रित होकर समस्या को दूर करने की कोशिश करते हैं। ये प्रारूप लोगों को सामान्य तौर पर अहिंसात्मक क्रिया करने की प्रेरणा देता है, जिससे समस्या पैदा करने वाले कारक अपने आप ही विशाल जन समूह को देखते हुए अलग हो जाते हैं तथा अलग कर दिए जाते हैं। इस प्रकार के प्रारूप में अधिकांश व्यक्ति परिवर्तन के लिए तैयार होते हैं, विघ्न पैदा करने वाली सभी शक्तियों को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं तथा आत्मनिर्भरता पर बल देते हैं। इसमें व्यापक सहभागिता होती है और इसलिए ये आदर्श प्रारूप माना जाता है। गांधीवादी प्रारूप। गांधीवादी प्रारूप वास्तव में एक ऐसा प्रारूप है जो लोगों के अंदर आध्यात्मिकता, विचारों की शुद्धता, अहिंसा तथा नैतिकता पर विशेष बल देता है। ये प्रारूप गांधी जी के द्वारा बताए गए सामाजिक क्रिया प्रारूप पर आधारित है। अतः इस प्रारूप के आधार पर महात्मा गांधी जी ने कई प्रकार के आंदोलन किए, जिसमें असहयोग आंदोलन, दांडी यात्रा आदि प्रमुख थे। गांधी जी का मानना था कि कोई भी सरकार, चाहे वह राजसत्तात्मक हो अथवा लोकतंत्रात्मक हो, उसे आसानी से समाज कल्याण हेतु मनाया जा सकता है।
क्योंकि यदि किसी भी व्यक्ति के सामने नैतिकता आध्यात्मिकता का प्रदर्शन किया जाए तो उसका हृदय अवश्य परिवर्तित होगा। ऐसा इसलिए कि वह भी एक सामान्य हृदय का भी प्राणी होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं ये प्रारूप आध्यात्मिकता, उद्देश्यों तथा साधनों दोनों की शुद्धता, अहिंसा तथा नैतिकता पर बल देता है। इसमें उद्देश्य भी शुद्ध रहने चाहिए और साधन भी शुद्ध रहने चाहिए। अहिंसा तथा नैतिकता इसमें विशेष बल दिया जाता है। इन्हीं साधनों के माध्यम से परिवर्तन का उद्देश्य पूरा करने का प्रयास किया जाता है। अहिंसात्मक उग्रवादी परंपरा प्रारूप। अहिंसात्मक उग्रवादी परंपरा प्रारूप सामाजिक क्रिया का ऐसा प्रारूप है जो महात्मा गांधी द्वारा अपनाए गए अहिंसा आंदोलन से प्रेरित है। इस प्रकार के प्रारूप में समाज के लोग किसी भी समस्या को दूर करने हेतु अहिंसात्मक आंदोलनों का सहारा लेते हैं, लेकिन कभी कभी वे उग्र भी हो जाते हैं। ऐसा इसलिए कि उनके द्वारा किए जा रहे आंदोलन पर राज्य सरकार अथवा सरकार ध्यान नहीं देती। उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए इस प्रकार के आंदोलन का सहारा लिया जाता है। चूँकि लोगों का लक्ष्य सामाजिक कल्याण से संबंधित होता है, अतः वे उग्रवादी के रूप में कुछ ऐसी घटनाएं कर जाते हैं जो हिंसा की श्रेणी में नहीं आती, लेकिन कहीं न कहीं उग्रवाद का समर्थन करती है। इस तरह की घटनाओं में रेल रोकना, यातायात रोकना, धरना देना इत्यादि आते हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति, समुदाय, समूह, समाज इस प्रकार की क्रिया करता है जो उग्र होती हैं, लेकिन हिंसा से परे होती हैं, जो लक्ष्यों की पूर्ति हेतु की जाती है। सभ्य अहिंसात्मक परंपरा प्रारूप। सभ्य अहिंसात्मक परंपरा प्रारूप ऐसा प्रारूप है जिसमें समाज के सभ्य एवं विशेषज्ञ जनता समाज को समस्या को ध्यान में रखते हुए समस्या को समाप्त करने के लिए प्रतीकात्मक आंदोलन करती है, जिनमें लोग अहिंसात्मक रूप से सरकारी तंत्र का विरोध करते हैं तथा सरकारी तंत्र द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का प्रतिरोध करते हैं। इस प्रकार सभ्य अहिंसात्मक परंपरा प्रारूप में लोग प्रतीकात्मक आंदोलन करते हुए काली पट्टी अथवा अन्य साधनों का उपयोग करते हैं, जिससे उनकी आवाज़ सरकार तक पहुंच जाए एवं उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। इस प्रारूप को सभ्य अहिंसात्मक प्रारूप इसलिए कहा जाता है कि इसमें भाग लेने वाले लोग एक ही समूह के होते हैं जो शिक्षित एवं विशेषज्ञ होते हैं। नागरिकों के संरचनात्मक कार्य का प्रारूप। सामाजिक क्रिया का ये प्रारूप अमेरिका में अत्यधिक लोकप्रिय है। वास्तव में इस प्रारूप का जन्म महात्मा गांधी द्वारा किए गए आंदोलनों पर ही आधारित है। महात्मा गांधी जी का मानना था कि समाज के व्यक्तियों को अपने कल्याण हेतु सरकार से मांग रखनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ऐसे संरचनात्मक कार्य करने चाहिए जिससे कि समाज उत्तरोत्तर वृद्धि करता रहे। उनका मानना था कि सभी प्रकार की समस्याएं केवल राज्य स्तर से ही नहीं सुलझाई जा सकती, बल्कि इनका निवारण स्वयं जनता भी कर सकती है। सामाजिक क्रिया के प्रारूपों के अलावा भी कुछ अन्य चिंतकों ने अपने अपने प्रारूप प्रस्तुत किए हैं, जिनमें ब्रिटो ने भी सामाजिक क्रिया का प्रारूप प्रस्तुत किया है। स्वास्थ्य एवं कल्याण के क्षेत्र में स्थानीय, क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय सामाजिक संस्थाओं के रूप में कार्य करती है। ब्रिटो ने कुछ अपने सामाजिक प्रारूप में कुछ बिंदुओं पर चर्चा की है। सबसे पहले अभिजात वर्ग सामाजिक क्रिया प्रारूप। अभिजात वर्ग से अभिप्राय उस वर्ग से है जिसमें विषय विशेषज्ञ एवं शिक्षित लोग आते हैं। अभिजात वर्ग के सबसे पहले समस्या का अवलोकन करके विचार विमर्श करते हैं। तत्पश्चात समस्या क्या है एवं समस्या का विस्तार क्या है तथा समस्या के उत्तरदायी कारक क्या हैं, इनका गहन अध्ययन किया जाता है। उसके बाद सामाजिक क्रिया के माध्यम से समस्या को दूर करने की कोशिश करते हैं। इसमें निम्नलिखित कुछ विशेष 3 बिंदुओं पर चर्चा हम करेंगे, जैसे कि सबसे पहले है विधायिक क्रिया प्रारूप। विधायिक क्रिया वह क्रिया है जिसमें प्रयास किया जाता है कि समाज में व्याप्त समस्याओं को सामाजिक विधान बनाकर दूर किया जाए। इसके लिए समाज के कुछ अभिजात वर्ग के लोग समस्याओं का आकलन कर उससे संबंधित विधायी नीतियों का अवलोकन करते हैं। यदि अवलोकन में समस्या से संबंधित कुछ विधान ऐसे होते हैं
जो समस्या को दूर कर सकने में सक्षम होते हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन उचित तरीके से नहीं होता, अतः उनमें संशोधन आवश्यक हो जाता है अथवा नए विधान बनाने की आवश्यकता होती है, तो अभिजात वर्ग के लोग सामाजिक क्रिया के विभिन्न माध्यमों से सामाजिक नीति के अंतर्गत बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, जिससे समस्याओं का निराकरण कर सकें। अतः हम कह सकते हैं कि विधायिक क्रिया प्रारूप के अंतर्गत सामाजिक नीति में परिवर्तन लाने के लिए कुछ विशिष्ट व्यक्ति समस्या के प्रति समाज में जन चेतना का प्रसार करते हैं। स्वीकृत प्रारूप। इस प्रकार के प्रारूप में समाज के विशिष्ट व्यक्ति समाज के कल्याण हेतु तथा समाज को लाभ पहुंचाने के लिए समाज में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक कारकों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते हैं। वास्तव में देखा जाए तो किसी भी समाज में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक कारक समाज को एक उत्तरोत्तर दिशा प्रदान करते हैं। यदि इनका उचित नियंत्रण नहीं किया जाए तो ये समाज को गर्त में ले जा सकती हैं, जिससे समाज का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। राजनीतिक एवं धार्मिक कारक समाज का एक अभिन्न अंग हैं, अतः इनके प्रति समाज के लोगों को जागरूक होना अत्यंत आवश्यक है। राजनीतिक कारक समाज की परिपाटी को प्रजातांत्रिक मूल्यों के आधार पर चलाते हैं, वहीं धार्मिक कारक समाज में आध्यात्म एवं संतोष की भावना का प्रसार करते हैं। इस प्रकार इन पर यदि नियंत्रण कर लिया जाए तो समाज विकास उन्मुख हो जाता है, समाज विकास की ओर उन्मुख हो जाता है। समाज को लाभान्वित करने के लिए विशिष्ट व्यक्ति आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि कारकों पर नियंत्रण करते हैं। प्रत्यक्ष भौतिक प्रारूप। इसका जो तीसरा भाग है वो है प्रत्यक्ष भौतिक प्रारूप। इस प्रकार के प्रारूप में समता के साथ न्याय पर समाज के अभिजात वर्ग के लोग विशेष ध्यान देते हैं तथा वे हमेशा यह प्रयास करते हैं कि समाज के दबे कुचले वर्ग के लोगों को भी उचित न्याय मिले। इस प्रकार प्रत्यक्ष भौतिक प्रारूप में न्याय को प्रोत्साहित करने एवं अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने में विशिष्ट व्यक्ति आगे आते हैं। लोकप्रिय सामाजिक क्रिया प्रारूप। ब्रिटो ने लोकप्रिय सामाजिक क्रिया प्रारूप में बहुत सारी बातें कही है, उन पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला है संचेतना प्रारूप। इस प्रकार के प्रारूप में जनसाधारण के बीच जागरूकता का प्रसार किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि व्यक्ति अपनी समस्याओं की पहचान स्वयं कर ले, समस्याओं को सुलझाने में ही प्रयास बेहतर तरीके से कर सकता है। इस प्रकार की सामाजिक क्रिया प्रारूप में प्रचार के माध्यम से लोगों के बीच में चेतना फैलाई जाती है, जिससे कि समाज के जन सामान्य लोग समस्याओं के कारकों की पहचान कर सकें तथा उनको दूर करने में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सकें। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस प्रारूप के अंतर्गत जन समुदाय को शिक्षित करके उनमें चेतना का प्रसार किया जाता है। अगला है द्वंद्वात्मक प्रारूप। द्वंद्वात्मक प्रारूप एक ऐसा प्रारूप है जो लोगों के बीच में सरकार एवं जनता के बीच में संघर्ष उत्पन्न करता है। चूँकि किसी भी समाज की समस्या का निराकरण सरकारी तंत्र द्वारा नहीं किया जा सकता पूरी तरीके से, तो उसके प्रति समाज के लोगों में असंतोष व्याप्त हो जाता है, जिससे जन सामान्य सरकारी तंत्र के प्रति रुष्ट होने लगता है तथा यही रुष्टता लोगों को एक मंच पर लेके आती है एवं सरकार के प्रति संघर्ष करने को प्रेरित करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस प्रारूप में विश्वास दिलाकर संघर्ष उत्पन्न किया जाता है कि कुछ समय के उपरांत इससे अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। प्रत्यक्ष गतिशीलता प्रारूप। प्रत्यक्ष गतिशीलता प्रारूप में किसी विशेष कारण का होना आवश्यक है और यह कारण समसामयिक भी होना चाहिए। प्रत्यक्ष गतिशीलता प्रारूप का वर्तमान उदाहरण भ्रष्टाचार के लिए जन लोकपाल विधेयक पास करवाना है। भ्रष्टाचार निवारण के लिए आज संपूर्ण देश के नागरिक इसलिए एकजुट हो गए क्योंकि कहीं न कहीं वे भी भ्रष्टाचार से ग्रसित हैं तथा वे भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस प्रारूप में किसी विशेष कारण को लेकर जन सामान्य को हड़ताल के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
इस प्रकार हमने सामाजिक क्रिया के प्रारूपों पर चर्चा की विस्तार से। अब हम चर्चा करेंगे सामाजिक क्रिया के मूल्य तथा नीति शास्त्र। सामाजिक क्रिया में मौजूदा सामाजिक संस्थाओं, व्यवस्थाओं और यहाँ तक कि सामाजिक संरचना के साथ टकराव होता है और राजनीतिक क्षेत्र में शक्ति समीकरण का सामना करना होता है। यह समाज कार्य के पैसे की विचारधारा, मूल्यों तथा नैतिकताओं से मजबूती से जुड़ा हुआ है। ये स्वयं को उद्देश्य के लिए प्रतिबद्ध करता है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया तथा मनुष्यों की गरिमा व मूल्य में पूर्ण विश्वास रखता है। सामाजिक क्रिया का प्रधान लक्ष्य दुखों को कम करना और सामाजिक कार्य प्रणाली में वृद्धि करना है। सामाजिक क्रिया सामाजिक डार्विनवाद अथवा बलिष्ठ अति जीर्षता में विश्वास नहीं करता। समाज कार्य के पैसे का समग्र लक्ष्य विवादपूर्ण मुद्दों को सुलझाकर सामाजिक कार्य प्रणाली में वृद्धि को सुगम बनाना, सेवार्थी की अपनी समस्याओं का स्वयं समाधान करने की क्षमता में वृद्धि करना तथा एक समानतापूर्ण सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना है। समानतापूर्ण व्यवस्था की स्थापना भी सामाजिक क्रिया का एक उद्देश्य होता है। वास्तव में समाज कार्य के एक तरीके के रूप में सामाजिक क्रिया का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ सामाजिक व्यवस्था में संसाधन वितरण की दृष्टि से असमानता आती है, जो जनसंख्या की किसी वर्ग को हाशिए पर रख देती है। हम सभी जानते हैं कि यदि संसाधनों का वितरण ठीक ढंग से नहीं होगा तो वहाँ पर असंतोष की स्थिति पैदा हो जाएगी। देश उच्च आर्थिक वृद्धि दर्ज कर रहा है, किंतु साथ ही लगभग आधी जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे या खराब आर्थिक व्यवस्था में यदि जा रही है तो इसका अर्थ ये हुआ कि विकास हेतु संसाधन और अवसर केवल मुट्ठी भर लोगों के हाथों में है और निर्णय प्रक्रिया में जनसंख्या के कमजोर वर्गों का कठिनता से ही कोई प्रतिनिधित्व है। सामाजिक क्रिया का लक्ष्य नीतियों तथा सामाजिक विधान में संशोधन करना है ताकि संसाधनों के वितरण से संबंधित निर्णय प्रक्रिया में समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो। संविधान के 73वें तथा 74वें संशोधनों, जिनके द्वारा महिलाओं को 1/3 आरक्षण तथा अनुसूचित जातियों जनजातियों को आनुपातिक आरक्षण मुहैया करवाया गया, निर्णय प्रक्रिया में समान हिस्सेदारी प्रदान करने की दिशा में एक ऐसा ही प्रयास रहा है। समानता, सामाजिक न्याय, क्षमता, मनुष्य की स्वतंत्रता तथा गरिमा समाज कार्य के पैसे के मूल्य हैं और सामाजिक क्रिया भी इन्हीं मूल्यों पर टिकी है। इसमें असमानता पर ध्यान दिया जाता है जो भेदता, वंचना, दमन तथा शोषण को जन्म देती है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए मानव अधिकार सुनिश्चित करना सामाजिक क्रिया के साथ साथ समाज कार्य का भी मूल लक्ष्य है। मानव अधिकार की वैश्विक उद्घोषणा 1948 के अनुसार मानव अधिकार पर एक नज़र सामान्य तौर पर समाज कार्य और विशेष तौर पर सामाजिक क्रिया के मूल्य तथा विचारधारा संबंधी आधार को समझने में अत्यंत लाभकारी होगी, चूँकि ये अधिकार सामाजिक क्रिया की रीढ़ हैं और इन्हीं से मध्यस्थता के लिए संकल्पनात्मक ढांचा तैयार किया जाता है। कुछ अधिकारों की बात हम कर लेते हैं। स्वतंत्रता तथा समानता, जाति, श्रेणी, वंश आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, इसका अधिकार। जीवन, स्वतंत्रता, सुरक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, अत्याचार का शिकार हुए बिना जीने का अधिकार, विवाह तथा परिवार बनाने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सांस्कृतिक परिपाटियों का अधिकार, धर्म का अधिकार, कानून की समानता तथा रक्षा, वोट, नागरिकता का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, कार्य का अधिकार। इस प्रकार मानव अधिकारों तथा उन मूल्यों के बीच एक संपर्क सूत्र हम देखते हैं जिन पर सामाजिक क्रिया टिकी हुई है। ये सामाजिक क्रिया के कार्यों को भी चालित करता है जिसका लक्ष्य सभी व्यक्तियों के लिए मानव अधिकारों को रक्षित व सुनिश्चित करना है। मानव अधिकारों के किसी भी उल्लंघन से सामाजिक क्रियावादियों के हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी। लैंगिक भेदभाव, किसी विशेष धर्म, क्षेत्र आदि के लोगों के शोषण, जाति, श्रेणी के आधार पर निंदा तथा दमन की स्थिति में अधिवक्ता तथा सामाजिक क्रिया की आवश्यकता होती है। सामाजिक क्रिया व्यक्तियों के अंतर्निहित मूल्य, गरिमा तथा निष्ठा पर विश्वास करती है।
सामाजिक क्रिया इस मान्यता पर आधारित होती है कि न्याय तथा निष्पक्ष रूप से सामान्य बदलाव सुनिश्चित करना तथा राज्य का कर्तव्य होता है। राज्य को आम आदमी के मानव अधिकारों की रक्षा के लिए जवाबदेह तथा पारदर्शी होना चाहिए। वास्तविक रूप में सामाजिक परिवर्तन जमीनी स्तर से प्रारंभ होता है और नीतियाँ केवल उस सामाजिक बदलाव का माध्यम है। एक नागरिक के मानव अधिकार सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है। आम जनता राज्य के अनुदान तथा उदारताओं को लाभान्वित नहीं होती। सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकारों से ही सामाजिक क्रिया का नैतिक ताना बाना बनता है। ये स्वयं को समाज के वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध करती है। लोकतांत्रिक मूल्यों और एक व्यक्ति की अंतर्निहित गरिमा तथा अधिकारों में पूर्ण विश्वास करते हुए इसमें दबे कुचलों को अपनी आवाज़ स्वयं उठाने के लिए तैयार करने की परिकल्पना की गई है। सामाजिक क्रिया की एक न्यायपूर्ण समाज का सृजन करने की दृष्टि होती है जिसमें सभी लोगों को अधिकतम वृद्धि एवं विकास का समान अवसर प्राप्त हो। सामाजिक क्रिया एक ऐसे सामाजिक वातावरण में विश्वास रखती है जिसमें आम आदमी को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपलब्ध हो। सामाजिक क्रिया लोकतंत्र को बढ़ावा देने, नागरिक समाज की अधिकारिता में विश्वास रखती है। सामाजिक कार्यकर्ताओं, सामाजिक क्रियावादियों की नैतिकताओं पर हम ध्यान दें। सर्वप्रथम उनका मूल मानव अधिकारों में पूर्ण विश्वास तथा भरोसा होना चाहिए। सामाजिक क्रिया वहाँ पे चलाई जा सकती है जहाँ किसी विशेष समूह समुदाय को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार तथा अवसर प्राप्त नहीं होते और पूरा ध्यान वंचित लोगों की गरिमा तथा अधिकारों को पुनर्स्थापित, उपलब्ध, सुनिश्चित, रक्षित करने पर होता है। सामाजिक कार्यकर्ताओं, क्रियावादियों का उत्तरदायित्व सेवार्थियों तथा समुदाय होता है। उनके हितार्थ कार्य करने की एक नीतिगत बद्धता से बांधता है। नैतिक रूप से सामाजिक कार्यकर्ता आम जन के शोषण, वंचना तथा हाशिए पर पड़े होने से नजरें नहीं फेर सकते। नियोक्ता एजेंसी के प्रति सामाजिक कार्यकर्ताओं का उत्तरदायित्व नैतिक कर्तव्य है। सामाजिक क्रिया में संलिप्त समाज कार्य पेशेवरों के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की यदि हम व्याख्या करें तो वो इस प्रकार है, जैसे समाज में उपलब्ध संसाधनों के समानतापूर्ण पुनर्वितरण के लिए संरचनात्मक परिवर्तन लाना, लक्षित जनसंख्या की संभावनाओं को बढ़ाना, मानव की गरिमा के विरुद्ध सामाजिक बुराइयों को मिटाना, अपराध तथा शोषण पर अंकुश लगाना, शारीरिक, सामाजिक, मानसिक तथा नैतिक स्वास्थ्य को संरक्षित करना, लोगों की भलाई को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल मौजूदा सामाजिक संस्थाओं को मजबूत करना। इस प्रकार हम सामाजिक क्रिया के बारे में हमने चर्चा की। तो सामाजिक क्रिया बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है हमारे समाज कार्य के लिए और सामाजिक क्रिया के माध्यम से हम समाज में बदलाव तथा लोगों का कल्याण कर सकते हैं और समाज का उत्थान भी कर सकते हैं। धन्यवाद।